हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है एग्जाम की तैयारी। दोस्तों जैसा कि आजकल हम कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऊपर बात, जिसमें क्या है पार्ट ए और पार्ट बी को कवर करते हुए चल रहे हैं। यानी कि जो हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 1 नंबर वाले प्रश्न और 2 नंबर वाले प्रश्न। ठीक है, तो कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों पर बात कर रहे हैं जो कि हमारे पार्ट ए के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पार्ट बी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों तो आज के क्वेश्चनों में अगर मैं बात करूं तो हमारा पेपर 7 और पेपर 8 दोनों मिक्सअप है। ठीक है, बाकी एक दो क्वेश्चन पेपर 11 का भी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 7 से लेके 12 तक के सभी पेपरों का मिक्सअप कर रहे हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, आपका क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी से रिलेटेड होके क्वेश्चन का मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको देती हूँ और कराती हूँ। यहाँ पर सॉल्व भी करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, उसके बारे में समझते भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि दोस्तों हमने लास्ट क्लास में किया था, हमारी क्लास जो फर्स्ट थी, आज हम क्लास सेकंड रहेगी हमारी। तो लास्ट में हमने 20 प्रश्नों पर बात की थी। ठीक है, 20 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से विद एक्सप्लेनेशन के समझा था और आज भी हम क्या करने वाले हैं 20 प्रश्नों पर बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए ताकि हर एक क्वेश्चन का आंसर आप नोट करते जाइए और समझते रहिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। प्रश्न नंबर 21, आहार में आयोडीन की कमी से होने वाली असामान्य स्थिति क्या कहलाती है, बताइए। आहार में, ठीक है, जब हमारे खाने पीने की चीजों में अगर आयोडीन की कमी होने से होने वाली असामान्य स्थिति क्या कहलाती है। दोस्तों देखिए, हम जब पढ़ते हैं ना किसी भी टॉपिक को तो डिटेल में पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं हम नहीं जानते कि कैसे प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन सकता है, अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा होगा आहार में आयोडीन की कमी से होने वाली असामान्य स्थिति या रोग कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें डिसेबिलिटी की, ठीक है, डिसेबिलिटी से रिलेटेड कौन सा है, तो वह हमारा क्रेटिनिज्म। ठीक है, जिसे हम कहते हैं बौनापन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, वह आनुवांशिक विकार जो ट्राइसोमी 21 के नाम से जाना जाता है। अब डाउन सिंड्रोम को सबने पढ़ रखा होगा, डाउन सिंड्रोम क्या है, उसके लक्षणों को, उसकी विशेषताओं को, लेकिन उससे क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वह आनुवांशिक विकार जो ट्राइसोमी 21 के नाम से जाना जाता है। अब डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 के नाम से जाना जाता है, तो ट्राइसोमी 21 को किस नाम से जाना जाता है, डाउन सिंड्रोम के नाम से। ठीक है, डाउन सिंड्रोम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, थायराइड ग्रंथि से संबंधित असामान्य स्थिति क्या कहलाती है। अब ये क्वेश्चन देखिए, अभी हमने ऊपर क्रेटिनिन के बारे में जाना था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि से संबंधित असामान्य स्थिति क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि से संबंधित स्थिति क्या है हमारी, क्रेटिनिज्म, यानी कि बौनापन। ठीक है, इसके दो कारण हमने जान लिए। एक तो जान लिया कि हमारे आहार में अगर आयोडीन की कमी होगी, क्रेटिन इसका कारण है। थायराइड ग्रंथि में किसी भी प्रकार की असामान्यता है तो क्या है दोस्तों, क्रेटिन इसका कारण है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, वह स्थिति जो अंगों के सूचना प्रवाह को रोकती है क्या कहलाती है। ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है। जो हमारा अधिनियम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है 2016 में, जो हमारे 14 प्रकार की डिसेबिलिटी को और ऐड किया गया है, उसमें एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। ठीक है, वह क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है दोस्तों, हमारे मस्तिष्क में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या करते हैं, जो हमारे मस्तिष्क हमारे सभी शरीर में मैसेज जो भेजते हैं, ठीक है, संदेश प्रवाह जो करते हैं, उन नसों को प्रभावित करता है, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली की नसों को प्रभावित करता है। ये वह क्या कहलाता है,
मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन किस तरीके से बना सकते हैं, आपको ऐसे पूछा जा सकता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस से। शॉर्ट में उन्होंने पूछा है कि वह स्थिति जो अंगों के सूचना प्रवाह को रोकती है, यानी कि हमारे अंगों में जो मस्तिष्क की सूचना प्रवाह आती है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, यानी कि हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली, उस पर एक कवच है, उस कवच की नसों को प्रभावित करता है, वह क्या कहलाता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसे हिंदी में बहुविध ऊतक दृढ़न कहते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हिंदी में लिख लीजिए, अगर हिंदी में अगर आपको लिखा आ गया बहुविध ऊतक दृढ़न कहा गया है इसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, सीपी को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। सीपी मतलब सेरेब्रल पालिसी, प्रमस्तिष्क पश्चाघात को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है या कितने भागों में बांटा गया है। तो वहां पर आपको बताना है कि कौन कौन से भागों में बांटा गया है। अब इसमें क्या है ना दोस्तों, इस स्पेसिफिक भी पूछ सकता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा तीव्रता के अनुसार, दूसरा है हमारा प्रभावित अंगों के अनुसार, तीसरा है हमारा चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार। अगर क्वेश्चन इस तरीके से बन जाए, चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार सीपी के प्रकार हैं या सीपी के प्रकार बताइए, तब आप चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार उसके जो अटैक्सिया, स्पास्टिसिटी, एथोटाइड है, उन सभी को बताएंगे। प्रभावित अंगों के अनुसार हेमीप्लीजिया, मोनोप्लीजिया, कार्डियोप्लीजिया, मिक्स्ड, ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, और अगर तीव्रता के अनुसार पूछता है तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। अगर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड अगर आपका आ गया क्वेश्चन, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन में बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर केवल पूछा गया है सीपी को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। अगर वो टाइप्स पूछेगा तो स्पेसिफिक एक बताएगा कि या तो चिकित्सीय लक्षणों के आधार पर बताइए, आप प्रभावित अंगों के अनुसार बताइए, या फिर तीव्रता के अनुसार बताइए। तो आपको पता होना चाहिए तीव्रता के अनुसार कौन कौन से हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं। पहला है तीव्रता के अनुसार, तीव्रता के अनुसार। ठीक, तीव्रता के अनुसार हमारा माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। ठीक है, प्रभावित अंगों के अनुसार, प्रभावित अंगों के अनुसार, जिसमें हमारा क्या है, मोनोप्लीजिया, हेमोप्लीजिया, डायप्लीजिया, क्वाड्रिप्लीजिया और मिक्स्ड है। ठीक है, उसके बाद ये है हमारा एक और रहता है चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार, चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार। ठीक है, जिसमें क्या आ जाता है हमारा अटैक्सिया आ गया, एथोटाइड आ गया, स्पास्टिसिटी आ गया या मिक्स। ठीक है, ये सारी चीजें इनको आपको देखना होगा, एक बार डिटेल में भी पढ़ लीजिए। सीपी से तो रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, रिफ्लेक्सिस भी आ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। सीपी तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका पेपर 8 के लिए, सीपी और ऑटिज्म से क्वेश्चन बनने हैं उसमें। ठीक है, मल्टीपल डिसेबिलिटी से रिलेटेड बनेंगे, लेकिन सीपी से और ऑटिज्म से शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। चांसेस मुझे ऐसे लग रहे हैं कि सीपी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए पेपर 8 से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, बहुविकलांगता से क्या समझते हैं। यहाँ पर बहुविकलांगता आपको डिफाइन करना है, चाहे वो 2 नंबर में आए क्वेश्चन या फिर 1 नंबर में, अगर ऑप्शनली आएगा, अगर 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आपको, तो उसमें इस तरीके से एक तो दिया होगा ऊपर, बहुविकलांगता से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं शॉर्ट में, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा उसमें आंसर किस तरीके से दिया होगा, उसमें दिया होगा आपका HI प्लस BI, BI प्लस ID, ठीक है, प्लस LD। LD का मतलब यहाँ पर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है, या फिजिकल डिसेबिलिटी, या STP जो भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन और कौन से दिए होंगे इस तरीके से, HI प्लस CP, तीसरा ऑप्शन होगा आपका CP प्लस हमारा LD कर देते हैं यहाँ पर, लर्निंग डिसेबिलिटी वाला। ठीक है, प्लस HI। ठीक है, और यहाँ पर होगा कोई नहीं।
ठीक है, अगर आता है तो इस तरीके से। लेकिन आपको करेक्ट वही ऑप्शन लगाना है जिसमें बीआई या लो विजन ऐड होता हो, क्योंकि जब तक किसी भी व्यक्ति को मल्टीपल डिसेबिलिटी में हम तब तक उसको नहीं कह सकते जब तक उसका बीआई या लो विजन में कोई समस्या ना हो। ठीक है, यानी कि हमारा दृष्टिबाधिता या अल्प दृष्टिबाधित ना हो व्यक्ति, तब तक हम उसको मल्टीपल डिसेबिलिटी में ऐड नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिए होंगे उनमें अगर आपको बीआई नहीं मिले, जहां पर बीआई मिल रहा है एचआई बीआई आईडी प्लस, यानी कि हेयरिंग इंपेयरमेंट के साथ विजुअल इंपेयरमेंट है, विजुअल इंपेयर्ड के साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड के साथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी है उसको। ठीक है, तो क्या है, एक या दो से अधिक प्रमाणित विकलांगता बहुविकलांगता कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज डिफाइन हो रही है हमारे छोटे से शब्दों में कि शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 या 2 से अधिक प्रमाणित विकलांगता बहुविकलांगता कहलाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जहां पर बीआई वाला ऑप्शन मिल रहा है और 3 से ज्यादा हमें डिसेबिलिटी देखने को मिल रही है, तो आप लगा देना कि मल्टीपल डिसेबिलिटी है। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, हेमिप्लीजिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। अब हेमिप्लीजिया कहां से पूछा गया है, आपको सीपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सीपी से रिलेटेड कहां से पूछा गया है, जो हमारा प्रभावित अंगों के अनुसार क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकृत जिसका किया गया है, वहां पर उन्होंने जो प्रभावित अंगों के अनुसार कुछ कंडीशंस बताई है, हीमोप्लीजिया, पैराप्लीजिया, मोनोप्लीजिया। ठीक है, अब हीमोप्लीजिया के अनुसार उन्होंने पूछा है कि हीमोप्लीजिया कंडीशन में या हीमोप्लीजिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों हीमोप्लीजिया में आप थोड़ा तरीके से समझिए, हाथ का मतलब है शरीर का एक तरफ का हिस्सा, या तो एक तरफ का हाथ और पैर प्रभावित होगा, ठीक है, या फिर दूसरे तरफ का, यानी कि हाफ होता है शरीर का आधा हिस्सा। हेमे या मतलब हाफ, जैसे मैं आपको बता सकती हूँ इस तरीके से, ये हो गया। ठीक है, अब इसका ये इतना आधा भाग ये क्या होगा, प्रभावित है इसका, ये हो गया हेमिप्लीजिया। ठीक है, यानी कि कोई भी किसी भी तरफ का आधा हिस्सा, चाहे वो लेफ्ट में हो या राइट में हो, हाथ भी प्रभावित होगा और पैर भी प्रभावित होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हेमिप्लीजिया एक शरीर का, मैं लिखकर देखती हूँ, देखो शरीर का एक तरफ का पूरा हिस्सा, एक हाथ और पैर, एक पैर। ठीक है, एक तरफ का एक हाथ और एक पैर, पूरे शरीर का आधा हिस्सा क्या हो गया, हेमिप्लीजिया हो गया उसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सीपी से रिलेटेड पूछा है। ऐसे ही वो आपको मोनोप्लीजिया पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे ही आपसे वो कार्डियोप्लीजिया डायप्लीजिया पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, वह कौन सी स्थिति है जो 21वें गुणसूत्र की असामान्यता के कारण होती है। यानी कि ऐसी स्थिति जो 21वें गुणसूत्र के असामान्यता के कारण हो रही है, या 21वें गुणसूत्र की असामान्यता है, वह स्थिति क्या कहलाती है दोस्तों, तो क्या कहलाती है, डाउन सिंड्रोम। क्योंकि क्वेश्चन जो टॉपिक हमने पढ़ रखे हैं, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अभी डाउन सिंड्रोम के हमने क्वेश्चन कितने, 2 कर लिए। एक तो ये कर लिया, वह अनुवांशिक विकार जो ट्राइसोमी 21 के नाम से जाना जाता है, वह कौन सी स्थिति है जो 21वें गुणसूत्र की असामान्यता के कारण होती है, 2 क्वेश्चन हो गए। इसी तरीके से हमने क्रिएटिनिन में क्या 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, ऑटिज्म के क्षेत्र कौन कौन से हैं। ऑटिज्म के बारे में सबने पढ़ा है। ठीक है, ऑटिज्म का ये जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ अब तक आपने नहीं देखा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट लग रहा है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस वो इस तरीके से घुमाकर बनाएंगे। भाई 15 नंबर के क्वेश्चन उन्होंने ऐसे ही नहीं बना रखे होंगे कि जो पैटर्न चेंज किया है आपका एग्जाम पेपर पैटर्न, तो उन्होंने ऐसे तो कर नहीं रखा होगा। भैया दिमाग तो चलाया होगा थोड़ा बहुत कि किस तरीके से हमने एग्जाम पेपर पैटर्न देना है और बच्चों को किस तरीके से घुमाना है। तो दोस्तों देखिए ऑटिज्म के क्षेत्र कौन कौन से हैं। ऑटिज्म के दोस्तों 3 क्षेत्र है, सामाजिक, शैक्षणिक और काल्पनिक। सामाजिक,
शैक्षणिक काल्पनिक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। मिर्गी के कारणों को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि एपिलेप्सी के जो कॉजेज है उन कॉजेज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो एपिलेप्सी दोस्तों सभी जानते हैं एपिलेप्सी क्या है, सबने पढ़ रखा हुआ है एपिलेप्सी। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन है भाई जिसे कभी भी किसी भी वक्त अटैक्स आ सकता है किसी को, बच्चे को। ठीक है, दौरे पड़ते हैं जिसमें मिर्गी के कारणों को कितने भागों में, अब इसमें आपसे मिर्गी के कारणों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इसके 3 कारण है दोस्तों, नोट कीजिए। सबसे पहला है जैविक कारण, जैविक कारण। दूसरा है आपका मनोवैज्ञानिक, तीसरा है आपका सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है, 3 भागों में मिर्गी के कारणों को बांटा गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। वह स्थिति जो मस्तिष्क की कोशिकाओं से निकलने वाले अनियंत्रित आवेशों के कारण होती है, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन है या ऐसी कौन सी बीमारी है, विकार भी बोल सकते हैं हम इसे, जो क्या कह रहे हैं, मस्तिष्क की कोशिकाओं से निकलने वाली अनियंत्रित, यानी कि जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिस पे नियंत्रण नहीं रखा जा सकता, आवेशों का मतलब है ऐसे विद्युतीय आवेश जो हमारे मस्तिष्क में क्या करते हैं, अनियंत्रित आवेशों के कारण होती है। ठीक है, तो वह क्या है, मिर्गी। कौन सी कंडीशन है, मिर्गी, एपिलेप्सी। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। विशेष शिक्षा की ऐतिहासिक जड़ें कहां पाई जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर पेपर 7 के लिए। पेपर 7 का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रही हूँ दोस्तों आपके लिए कि विशेष शिक्षा की ऐतिहासिक जड़ें कहां पाई जाती हैं। तो विशेष शिक्षा की ऐतिहासिक जड़ें यूरोप में पाई जाती हैं, यूरोप में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। टीच प्रोग्राम मुख्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है। टीच प्रोग्राम मुख्यतः दोस्तों हमारा ऑटिज्म बच्चों के लिए उपयोग किया जा सकता है। अब कोई कहेगा कि भाई एडीएचडी वाले बच्चों के साथ क्यों नहीं कर सकते, लेकिन टीच का जो है मेन और मुख्य जो उसका प्रयोग है केवल ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, अगर एएसडी, ठीक है, और एडीएचडी अलग है ना दोनों। ऑटिज्म, एएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है, उनके लिए यूज नहीं करा जाएगा। अगर आपका आ जाए एएचडी, एएचडी का मतलब क्या है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है दोस्तों समूह। ठीक है, कोई एक कंडीशन नहीं है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, ऑटिज्म की बहुत सारे जो कारण हैं या हम बता सकते हैं कंडीशंस हैं, ऑटिज्म के प्रकार हैं, वे सभी एक साथ देखने को मिलते हैं, तो उस कंडीशन को हम एएसडी बोलते हैं। अगर हम बात करें एडीएचडी की, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये चीज अलग हो गई। ठीक है, ये चीज अलग हो गई, तो हम इसको यूज नहीं करते टीच, इसको कर सकते हैं, एएसडी वाले को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या टीच प्रोग्राम मुख्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए। ठीक है, या स्वाधीनता वाले बच्चों के लिए। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34। यूएलडी का विस्तार क्या है। यूएलडी का विस्तार क्या है दोस्तों, ये एक शिक्षण प्रक्रिया है। अगर मैं बात करूं, एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी बोल सकते हैं, जिसके द्वारा हम बच्चों को एक संरचनात्मक शिक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, जो क्या है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है या विस्तार है, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। किसने कहा शिक्षा एक शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क बनाना है, यानी कि एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क बनाना है, यानी कि पॉजिटिव माइंड बनाना है, स्वस्थ मस्तिष्क, नॉर्मल माइंड या नॉर्मल
सामान्य मस्तिष्क बनाना है। तो दोस्तों किसने कहा ये? अरस्तु ने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36, क्रिटिनिज्म किससे संबंधित है? छोटा सा पूछ लिया। अब क्रिटिनिज्म अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपने एक शब्द में इसका आंसर कैसे देना है। क्रिटिनिज्म किससे संबंधित है कि भाई अब क्रिटिनिज्म से संबंधित कंडीशन अगर वो पूछता है, ठीक है, तो आप बौद्धिक अक्षमता भी कह सकते हैं इसमें। लेकिन उन्होंने पूछा है क्रिटिनिज्म किससे संबंधित है, यानी कि क्रिटिनिज्म की कंडीशन को पूछा है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्रिटिनिज्म किस स्थिति से संबंधित है। अगर स्थिति पूछा तो आप बौद्धिक अक्षमता कह सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ उन्होंने पूछा है कि क्रिटिनिज्म किससे संबंधित है। तो क्रिटिनिज्म क्या है? थायराइड ग्रंथि के विसंगति से संबंधित है, ठीक है, नोट कर लीजिए आप भी। थायराइड ग्रंथि की विसंगति से संबंधित, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर आधारित है? क्वेश्चन है सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर आधारित होता है या किस पर आधारित है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE, कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑन बेस, तो किस पर आधारित है दोस्तों? ये छात्र पर आधारित है। या बालक आपको आ सकता है, छात्र आ सकता है, विद्यार्थी आ सकता है ऑप्शन, ठीक है, आप देख लेना। छात्र पर आधारित होता है, इसमें क्या है? छात्र की क्रियाओं को देखा सकता है, देख सकते हैं, देखते हैं, प्रगति को देख सकते हैं, कैसे सीखा, क्या नहीं सीखा, ठीक है, उसके सीखने की प्रक्रिया क्या है, अधिगम शैली को पहचाना जा सकता है मूल्यांकन के द्वारा। तो किस पर आधारित होता है? छात्र पर आधारित होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, पठन अक्षमता के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द क्या है? पठन अक्षमता, अब ये किससे रिलेटेड आ गया? आपका लर्निंग डिसेबिलिटी से आ गया। अब ये क्वेश्चन क्यों कराया गया है? क्योंकि भाई पेपर 7 में जो RPWD एक्ट है जो 2016 से रिलेटेड है, उसमें ये डिसेबिलिटी है भाई। तो आपको सारी डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट ईयर में जो डिसेबिलिटी पढ़ी है वो सेकंड ईयर में नहीं आएगी उससे रिलेटेड। डिसेबिलिटी तो आपका डिप्लोमा ही उसका है, तो आपका स्पेशल एजुकेशन के अंडर जितनी भी कंडीशंस आती है सबके अकॉर्डिंग, ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें बताइए पठन अक्षमता के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द क्या है? डिस्लेक्सिया, ठीक है, डिस्लेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 39, ऐसी स्थिति जिसमें सिर में सेरेब्रो स्पाइनल द्रव्य बढ़ जाता है और एकत्रित हो जाता है क्या कहलाती है? क्वेश्चन कह रहा है वह कंडीशन जिसमें क्या है? हमारे सिर में सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड जिसे बोलते हैं, ठीक है, और सेरेब्रो स्पाइनल द्रव्य बढ़ जाता है और एकत्रित हो जाता है। और इसके आगे मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या होता है दोस्तों। इस कंडीशन में हमारे सिर में सेरेब्रो स्पाइनल द्रव्य जब बढ़ जाता है और एकत्रित होता रहता है, एकत्रित होते होते हमारे सिर का आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। यानी कि सामान्य आयु के अनुसार देखें या उसके हाइट के अकॉर्डिंग देखें, सिर का आकार बहुत बड़ा होता है शरीर के, ठीक है, उसको शरीर के अगर प्राय का देखें तो शरीर के अनुसार सिर का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि सिर में क्या हो जाता है? हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जमा होता रहता है और बढ़ता रहता है, ठीक है, जिसके कारण सिर का जो आकार है बड़ा हो जाता है, जिसे हिंदी में जल शीर्ष भी कहते हैं, ठीक है। तो वह कंडीशन क्या कहलाती है दोस्तों? हाइड्रोसेफेलस, हाइड्रोसेफेलस, जिसे हिंदी में जल शीर्ष भी बोलते हैं, ठीक है, जल शीर्ष। अगर आपको हिंदी में शब्द लिखा हुआ मिल जाए तो कंफ्यूज ना हो, इस चीज को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, एक या एक से अधिक प्रमाणित विकलांगता को क्या कहा जाएगा? ठीक है, एक या दो से अधिक प्रमाणित विकलांगता को क्या कहा जाएगा? यहाँ पर अगर हम बात करें, इन्होंने हमें बहुविकलांगता को डिफाइन करते हुए बताया है, लेकिन उन्होंने पूछा है कि क्या कहा जाएगा। दो या दो से अधिक, एक या एक से अधिक प्रमाणित विकलांगता अगर किसी व्यक्ति को है तो उस व्यक्ति की विकलांगता को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा दोस्तों? बहुविकलांगता, मल्टीपल डिसेबिलिटी।
ठीक है। तो दोस्तों आज भी हमने क्या पूरे 20 प्रश्नों पर बात की है। 20 प्रश्नों में जिसमें क्या हमारा पेपर 7 से भी रिलेटेड क्वेश्चन है और यूडीएल जो मैंने बताया था, यूएलडी जो आया है आपको यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग, ये पेपर 11 और पेपर 12 के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 11 के लिए भी और पेपर 12 के लिए भी आ सकता है। ठीक है। और कुछ जैसे क्वेश्चन इसमें आया था कि किसने कहा है शिक्षा एक शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क बनाना है, पेपर 7 से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन आपका 7 से भी है, 9 से भी है, 11 से भी है, 12 से भी है। ठीक है। सीसी तो ये क्वेश्चन ऐसा है अपने आप में टॉपिक कि हर पेपर में पूछा गया है। ठीक है। विशेष शिक्षा की ऐतिहासिक जड़ें पेपर 7 से रिलेटेड है। ठीक है। तो दोस्तों हमने आज पेपर 7, 11, 12 और 8 से रिलेटेड क्वेश्चनों को किया है। अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो दोस्तों। भाई जैसे जीने के लिए खाना पीना जरूरी है और ऐसे इफेक्टिव टीचिंग के लिए कमेंट बहुत जरूरी है दोस्तों। कमेंट जरूर करें, कमेंट करके आप बताया करें, फीडबैक जरूर दिया करें दोस्तों। क्लास का आपको कैसी लगी क्लास, क्या गलत लग रहा है, क्या सही लग रहा है, इफेक्टिव टीचिंग है या नहीं है, आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, कमेंट जरूर करें दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंच जाए दोस्तों। थैंक यू सो मच।